हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है टूअर दी फोर सीरीज़ का डे 9। आज सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस हैं। आज ग्रामर का सेशन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, तो इसीलिए एक सेशन केवल मैंने जो है वर्ड्सवर्थ का ही रखा है। डे 1 वर्ड्सवर्थ का मैंने परसों कराया था और आज जो है वो डे 2 है। और इससे पहले मैंने शेक्सपियर की सीरीज़ कंप्लीट करी थी 7 लेक्चर्स में। यू कैन वॉच दोज 7 लेक्चर्स, और उसमें ग्रामर भी है और लिटरेचर भी है। चल आगे बढ़ते हैं और इसको 5 डेली रिमाइंडर्स, चला इसका स्लाइड शो कर लेते हैं। 5 daily reminders. I am amazing. I can do anything. Positivity is a choice. I celebrate my individuality. I am prepared to succeed. Whatever. बहुत ही वंडरफुल डेली रिमाइंडर्स है। आई एम अमेजिंग। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप अपने पे विश्वास करते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। आई कैन डू एनीथिंग। यस, यू कैन डू एनीथिंग। पॉजिटिविटी इज़ अ चॉइस। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आई सेलिब्रेट माई इंडिविजुअलिटी। अगर आप दूसरों से अलग भी हैं तो ये आपकी अपनी पहचान है। एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू सक्सीड। और इन 4 को पूरा करके यू आर रेडी टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीटीजीटी पीजीटी का न्यू वीडियो बैचेस जो है वो अवेलेबल हैं, और इन बैचेस से आप लोगों को टीजीटी पीजीटी क्रैक करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें राइटर्स और ग्रामर के लेक्चर्स हैं, और मतलब जो लेक्चर्स लाइव क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसके अलावा आपको जो नोट्स मिलते हैं वो बुक फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और 7895937338 पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ compares the stretch of daffodils in his poem Daffodils 2. वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डेफोडिल्स, जिसमें वो आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड, उनको एक गोल्डन होस्ट ऑफ डेफोडिल्स दिखते हैं, और ये ही जो है उसमें वो कहते हैं दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। कि वो जो है ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड या अकेलेपन का ब्लिस है कि वो दिमाग में जो है उनकी इमेज जो है बनती है। इसमें उन्होंने डेफोडिल्स को कंपेयर किया है ट्विंकलिंग मिल्की वे से, स्टार्स की तरह। इसमें बहुत सारी सिमिलीज उन्होंने यूज़ करी हैं, और इसमें उन्होंने डेफोडिल्स को कंपेयर करा है ट्विंकलिंग स्टार, मिल्की वे में चमकते हुए स्टार्स की तरह। इसी पोएम में पैथेटिक फेलेसी का भी यूज़ किया गया है। पैथेटिक फेलेसी का मतलब ये होता है जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, पैथेटिक फेलेसी होता है। पर्सोनिफिकेशन तो है ही, पैथेटिक फेलेसी भी है। तो इसमें पैथेटिक फेलेसी का भी यूज़ किया गया है कि जब जो है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, तो उसमें डेफोडिल्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दिए गए हैं, और डेफोडिल्स को इस पोएम में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से कंपेयर किया गया है। Which of the following statements is incorrect regarding विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर जो पोएम है वो एक बैलेड भी है, एक लिरिक भी है। इट्स अ बैलेड, मोस्टली बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसमें डिस्टेंट लड़ाइयों या जो है किसी हीरो के बारे में गाना जो है एक सॉन्ग जो है कंपोज किया जाता है, और जो सिंगर्स गाया करते थे। एपिक लंबे होते थे, बैलेड्स छोटे हुआ करते थे, और बैलेड्स भी वॉर एंड हीरोज के बारे में गाया करते थे। ये सॉर्ट ऑफ बैलेड है क्योंकि इसमें एक स्कॉटलैंड की एक लड़की, एक हाईलैंड लॉस दिखाई है, जो गाना गा रही है गेलिक लैंग्वेज में, जो पोएट को समझ में नहीं आ रहा है, मगर वो उसको सोच रहा है कि शायद वो किन्हीं वॉर्स और इनके बारे में ही गा रही है। So it's a ballad in 4 stanzas. It is correct. It was composed on 5th November 1805 and published in 1807 in poems in 2 volumes. So बिल्कुल सही है, 1807 में ये publish हुई थी। This poem is based on William Wordsworth's own experience. It reflects Wordsworth's belief in the importance of the natural world, the power of memory and emotion. इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो गलत है। ये वर्ड्सवर्थ के खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है। ये टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन,
वर्ड्सवर्थ के एक दोस्त है टॉमस विल्किंसन, उनके एक्सपीरियंस पे ये आधारित है। वर्ड्सवर्थ ने इसका एक नोट भी दिया है टूर टू में वाली बुक में। ये पोयम, एक चीज इसमें, ये जो पोयम है ये वर्ड्सवर्थ के खुद के एक्सपीरियंस पे आधारित नहीं है, ये आधारित है टॉमस विल्किंसन के एक्सपीरियंस पे। टूअर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स नाम की बुक में वर्ड्सवर्थ ने इस चीज का मेंशन भी किया है। और ये जो पोयम है, मतलब वर्ड्सवर्थ की मोस्टली जो पोयम्स होती हैं उनके खुद के जो है एक्सपीरियंसेस पे आधारित होती हैं, मगर ये पोयम जो है वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसका उनको नहीं है। Poetry sheds no tears such as angel weep, but natural and human tears are lines by। ये वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं। अब आप इसके बारे में समझिए, वर्ड्सवर्थ जो है उनकी जो पोइटिक थ्योरी थी वो ये थी कि पोइट्री जो है ना, शेड्स नो टीयर्स, पोइट्री की लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो केवल और केवल जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्क को समझ में आए। पोइट्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन लोगों को भी समझ में आए। ये बात वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी में भी कही है, जो उन्होंने प्रीफेस में, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स नाम का एक एस्से है। ये लाइंस जो हैं वो वर्ड्सवर्थ ने कही हैं। और पोइटिक लैंग्वेज जो है उनका मानना था वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी कॉमन लैंग्वेज। पोइटिक लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो है वो में यही कहा है, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी कॉमन। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इट्स टू हाई, कि कोई इसकी तरफ पहुंच ही नहीं सकता, बट इट शुड बी कॉमन। ऑर्डिनरी चीज़ों के से आधारित जो है पोइट्री होनी चाहिए। Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with her। इस पोएम के बारे में आपको मैं बताऊं, ये जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गैदरर, ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने जो कंपोज करी है, इसमें उन्होंने दो पोएट्स के बारे में बताया भी है। एक है टॉमस चैटरटन और एक है रॉबर्ट बर्न्स, जिन्हें प्लोमन पोएट भी कहा जाता है। जब वो निकलते हैं एक मॉर्निंग में, तूफान के बाद अच्छी सी खूब धूप सी निकली हुई है, तो वो बहुत खुशी के मूड में, थोड़ी देर बाद वो डिस्पोंडेंसी में जो है वो आ जाते हैं। और वो कहते हैं, तो चैटरटन 17 साल का पोएट जिसने सुसाइड कर लिया था, और रॉबर्ट बर्न्स जिनकी एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि हम लोग जो पोएट्स होते हैं कि हम लोग शुरू तो करते हैं वो डिलाइट में, बट वी एंड इन डिस्पोंडेंसी। लेकिन जब उनकी मुलाकात एक लीच गैदरर से होती है जो काफ़ी बड़ी एज में भी अपने लिए खुद ही काम कर रहा होता है, तो उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है और उनको ये पता चलता है कि लाइफ को हर पल जो है वो जीना चाहिए। तो ये जो है ये इसमें उनका डेस्पोंडेंसी और में का जो मूड है वो चेंज होता है, कैसे मिलकर, लीच गैदरर से मिलकर। Which of the following statements about the lyrical ballads is not true? It carried only one ballad। भाई लिरिकल बैलेड 1798 में जब आया था तो उसमें 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ थी, जिसमें राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से शुरू हुआ और टिंटन एबे पे खत्म हुआ। ये जो कलेक्शन था एनोनिमसली पब्लिश किया गया था, किसी के द्वारा इस पे नाम नहीं था किसी का भी। इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये बात बिल्कुल सही है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ही इसका प्रॉपर बैलेड है। इसमें पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो प्रीफेस था, जो मैंने आपको बताया था कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो कि एक एस्से है, वो 1800 में जुड़ा था, तो फिर गलत क्या है। इट ऑल्सो प्रिंटेड ग्रेज एलिजी, ये ग्रे की एलिजी इसमें पब्लिश नहीं हुई थी, ये आया था 1798 में, और ग्रे की जो एलिजी है वो 1751 में पब्लिश हुई थी। दिस पोएम गॉट पब्लिश्ड इन 1751। ग्रेवयार्ड पोएट कहते हैं इनको, टॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोएट। विच रोमांटिक पोएट कॉट्स द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम? विलियम वर्ड्सवर्थ ने करा। अब बात यह है स्पॉट्स ऑफ टाइम होता क्या, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। स्मॉल मेमोरेबल
small memorable events that take place outside and leave an impression upon our minds. ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, प्रिल्यूड में कहा है कि स्पॉट्स ऑफ टाइम ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स जो कभी हमारी ज़िंदगी में घटते हैं, नेचर के एक ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हमारे जीवन में घटते हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कभी ना कभी उन मोमेंट्स का एक असर हम पर होता है। और जब हम लोग जो है अकेले बैठते हैं, कभी निराश या उदास होते हैं, तो वो मोमेंट्स हमें खुशी देते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेज दिया है स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम क्या है? स्मॉल मेमोरेबल मोमेंट्स। ये स्मॉल किस में दिया है? प्रिल्यूड। चलिए जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? वर्ड्सवर्थ की रेक्लूज, शेले की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन की डॉन जुआन और कीट्स की हाइपीरियन। ये सारी पोएम्स देखकर ही पता चल रहा है ये सारी पोएम अनफिनिश्ड है। रेक्लूज जो है वो उसका पहला पार्ट प्रिल्यूड और दूसरा एक्सकर्शन होना था। इसका एक फ्रेगमेंट जो है वो पब्लिश हुआ है, मगर ये अधूरी पोएम है। ये सारी की सारी अनफिनिश्ड पोएम्स हैं, तो दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। Which poem stands very similar to Table's Turn in those elements? Table's Turn जो पोएम है, इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है लेट नेचर बी योर टीचर, कि नॉलेज हमें बुक्स में नहीं मिलती। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन देन ऑल द सेजेस कैन, कि एक इम्पल्स तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है जितना सेजेस नहीं सिखा सकते, जितना बुक्स नहीं सिखा सकती। लेट नेचर बी योर टीचर। तो जो ये लाइंस हैं कि टेबल्स टर्न की, तो ये टेबल्स टर्न में कहा है कि बुकिश नॉलेज से कहीं सुपीरियर है नेचर की जो नॉलेज है। अब इसकी जो सिमिलर है वो है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। एक्सपोस्टुलेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑब्जेक्शंस और उसका रिप्लाई देना। ये पोएम डायलॉग फॉर्म में है मैथ्यू से, उनके फ्रेंड मैथ्यू से। टेबल्स टर्न में वो मैथ्यू से कह रहे हैं कि वाई आर यू एंगेज्ड इन ब्राउन स्टडी, और जो है आप तुम पढ़ाई जो है वो कर रहे हो कि जो है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नर वुड गो बैक टू नेचर। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई में मैथ्यू पूछते हैं काहे को तुम एक स्टोन पे बैठे हुए हो, व्हाट डू यू गेट, व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी। तो कहते हैं कि एक नेचर आपको इतना सिखा सकती है जितना बुक्स नहीं। तो टेबल्स टर्न के से मिलते जुलते एलिमेंट्स किस में है? एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई में। Which are the two birds that the solitary reaper is compared to in Wordsworth poem The Solitary Reaper? No nightingale did ever chant. ये लाइन से नाइटिंगेल से कंपेयर करा है कि नाइटिंगेल भी इतने अच्छे खूबसूरत गाने नहीं गाती जितने ये लड़की गा रही है। कुक्कू से कि कुक्कू भी इतने सुंदर जो है वो इतनी मीठी धुन नहीं निकालती जितनी ये लड़की। तो सॉलिटरी रीपर में जो हाईलैंड लव्स को कंपेयर किया गया है वो दो बर्ड से किया गया। कौन कौन से हैं? नाइटिंगेल एंड कुक्कू। Which of Wordsworth's odes are representative of the irregular odes? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की जो ये पोएम है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। एक्चुअली ये पोएम जो है ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड्स जो होते थे उनमें स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड हुआ करते थे। स्ट्रॉफ ये सारे के सारे जो कोरस के जो है मूवमेंट्स हुआ करते थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, स्टैंड स्टिल, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड। ये जो मोमेंट्स थे ये जिस तरीके से रिपीट होते थे इसे रेगुलर ओड्स कहा जाता है। इरेगुलर ओड्स का मतलब है कि स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, ईपोड का होते हैं मगर ख्याल नहीं रखा जाता कि अब ये आएगा अब वो आएगा। ये जो पोएम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी ये वर्ड्सवर्थ की इरेगुलर पिंडारिक ओड है। तो दिस इज इरेगुलर पिंडारिक ओड। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपना इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो दिखाया है कि जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद और जन्म से पहले कहाँ रहती है। इसमें उन्होंने चाइल्ड को एक फिलॉसफर बताया है और इस पोएम पे से में के बारे में उनका
कॉलरिज से भी आर्ग्यूमेंट जो है वो हो गया था। तो ये 10 क्वेश्चंस हुए हैं। आज ज़्यादा बड़ा सेशन तो नहीं है। ऑफ द 4 ऑप्शंस, वन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स व्यूज ऑन पोइट्री। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट हिज व्यू। अब आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो नेचर पोएट थे। उनका यह मानना था कि जो आर्टिफिशियलिटी नियो क्लासिकल एज से आई है, वो आर्टिफिशियलिटी अब रोमांटिक एज में ख़त्म हो जाए। तो उनका क्या मानना था, देखिए, पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। एक ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि दिल से दिल तक बात पहुंचे। पोइट्री शुड यूज मॉरल एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम्स, बिल्कुल भी नहीं। ये उनका कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि मॉरल थीम्स जो हैं वो पोइट्री के माध्यम से लोगों के दिमाग में इंस्टिल की जाए। वाई? क्योंकि उनका ये था कि पोइट्री तो हर चीज में, कण कण में है, तो दैट शुड बी वो वही चीज लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, ना कि मॉरलिटी को इसमें प्रेशराइज करना है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ पर जो टी.एस. इलियट हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, उन्होंने कहा भी है कि पोइट्री इज नॉट एन एस्केप ऑफ, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। इस पर टी.एस. इलियट उनसे अग्री नहीं करते, लेकिन उनका ये विचार था कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोइट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशंस, कि पोइट्री स्पॉट्स ऑफ टाइम जिसे कहते हैं। मॉरलिटी को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में करेक्ट नहीं है? वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया था कि वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्स वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों ने, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये सोचा शायद यही है। अब पहले मैं आपको इसके बारे में इसका सिर पैर बता दूं। जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी करियर की शुरुआत करी, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो उनसे पहले के राइटर्स थे उनसे प्रभावित नहीं थे। पोप, अलेक्जेंडर पोप, जो जाने जाते हैं अपने सेटायर के लिए, और अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने बहुत अच्छा यूज़ करा था हीरोइक कपलेट का। हीरोइक कपलेट एक ऐसी रचना होती है जिसमें 2 लाइन में आपको अपनी बात को कह देना होता है। तो कितना ज़्यादा भाषा पे कमांड होना जरूरी है। लेकिन ये जो एज थी, जो नियो क्लासिकल एज, ऑगस्टिन एज, एज ऑफ पोप कहलाती है, ये लोग वैल्यू देते थे किसको? ये वैल्यू देते थे फॉर्म को, कंटेंट को नहीं देते थे। इनका था कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, चाहे आपका जो कंटेंट है वो कितना भी फ्रिवलस क्यों ना हो। जब वर्ड्सवर्थ ने अपने करियर की शुरुआत करी तो वो भी प्रभावित थे पोप से, और उनकी जो अर्लियर वर्सेस हैं उसमें उन्होंने भी पोप को कॉपी करने की कोशिश की है। बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि आप 2 लाइन में अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं कह सकते, आप पेडेंटिक लैंग्वेज का यूज़ करके आम जनता तक नहीं पहुंच सकते। दैट्स वाई आफ्टरवर्ड्स ही जस्ट डिस्कार्डेड दिस आइडिया, और उन्होंने अपनी एक कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करा था। तो वर्ड्सवर्थ ने खुद ही माना है कि उनकी जो अर्लीस्ट वर्सेस थी वो पोप की वर्सिफिकेशन की इमिटेशन थी। तो ये पहला पॉइंट सही है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टलिटी एज अ पोएट। ये भी सही है कि पूरी जिंदगी उन्होंने खुद में विश्वास कभी नहीं खोया। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल व्यूज चेंज करे, मगर खुद पे विश्वास कभी नहीं खोया। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ एंड द प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड। प्रिल्यूड 1799 2 books, 1805 13 books, और लेटर ऑन इट गॉट पब्लिश्ड इन 1850 विद 14 books। लेकिन ये कंप्लीट हो गई थी। इन्होंने कॉलरिज को ये पढ़कर भी सुनाई थी ये जो पोएम है, और इसके उसमें उन्होंने कॉलरिज ने भी एक पोएम जो है वो लिखी थी टू वर्ड्सवर्थ करके पोएम कॉलरिज ने भी लिखी थी। तो 1805 में कंप्लीट हो गई थी। हालांकि ये बहुत बाद में पब्लिश हुई है 14 बुक्स के साथ। तो एक ही पॉइंट इसका सही नहीं है, लिरिकल बैलेट्स कॉकरमाउथ में पब्लिश नहीं हुई।
Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे को माना जाता है फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री कि जिस एक सोच परक टिंटन एबे एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसमें वाई नदी के पास जो टिंटन एबे जो मठ है जो कि अब छोड़ा जा चुका है उस पर वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ आते हैं। नेचर की 3 स्टेजेस को बताया गया है और इसमें उन्होंने टिंटन एबे में ये कहा है, इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आप जो है नेचर को अपने आप को सौंप देते हैं तो वो अपनी आपकी देखभाल अपने आप ही करती। तो फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी meditative poetry is Tintin Abbey. Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? जब मैंने आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो दी है वो किस में दी है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स नाम के एस्से में, और वो कब आया था 1800 में। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इन 1798 एक एस्से है जो 1800 जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाषा पोइट्री की भाषा साधारण भाषा होनी चाहिए, पोइट्री की भाषा पेडेंटिक या आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। तो ये उन्होंने किस में बताया है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798, प्रीफेस जो कि 1800 में ऐड हुआ था। Which poem of Wordsworth do these lines appear? Wisdom is oft times nearer when we stop than when we soar. ये लाइंस जो हैं ये कौन सी पोएम की लाइंस हैं? विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइंस अपीयर? विजडम इज ऑफ टाइम्स, ये लाइंस हैं एक्सकर्शन की जो है ये लाइंस हैं जो कि 9 बुक्स में इनकी पोएम है, जो कि विलियम जो प्रिल्यूड थी दैट वाज इन 14 बुक्स, ये 9 बुक्स में है। इट वाज टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट बुक दैट वाज द रेक्लूज, बट इट कुड नॉट गेट कंप्लीटेड, ऑल्दो जो 2 बुक्स थी 2 और पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो ये है एक्सकर्शन की ये लाइन्स है। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबे? अभी ये मैंने आपको बताया था टिंटन एबे इज द नेम ऑफ जो है एबे, मठ को बोलते हैं। आपको पता है टेनिसन ने भी इससे टिंटन एबे से प्रभावित होकर टिंटन एबे मठ से प्रभावित होकर पोएम लिखी है, टीयर्स आइडल टीयर्स। और टिंटन एबे के पास जो नदी बहती है वो वाई नदी है, वाई नदी जो है वो बहती है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी। सबसे पहले वर्स्ट ट्रेजेडी या लिरिकल ड्रामा जिसे कहते हैं, यानी कि जो एक ऐसा ड्रामा जो पूरा तरह पोइटिक फॉर्म में हो उसे क्या कहा जाता है, वर्स्ट ट्रेजेडी। मार्माड्यूक और इसकी कहानी है, ये बॉर्डरर्स की कहानी, आउटलॉज की कहानी है, और ये कब की है, हेनरी थर्ड के समय की ये कहानी है। किंग हेनरी थर्ड के समय जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कुछ रिफ्ट्स चल रहे थे तब की ये कहानी है, किंग हेनरी थर्ड के समय की। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? ये उनके बहुत अच्छे दोस्त कॉलरिज का कहना था कि ही इज़ ऑलवेज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, उन्हें हमेशा जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। तो ये कहा है कॉलरिज ने। कॉलरिज जिनका एक बहुत ही फेमस जो है वो जो टर्म उन्होंने दिया है, अगर आप लोगों ने सुना है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये टर्म उन्होंने दिया है कि पोइट्री में ये पावर होनी चाहिए कि वट एवर अ पोएट राइट्स, एक व्यक्ति बिना लॉजिक लगाए उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। ये टर्म दिया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाज गिवन बाय कॉलरिज। Wordsworth states that the central aim of the poem in the lyrical ballads is to choose incidents and situations from ये उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में कहा है कि कॉमन लाइफ से, क्योंकि कॉमन लाइफ से चुनी हुई चीज़ें जो होती हैं, कॉमन लाइफ से चुनी हुई चीज़ें ही पोइट्री का सब्जेक्ट बन सकती हैं। वो चीज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नहीं पाया जाता, ये पोएट्स के पास होता है कि कॉमन लाइफ में ही पोइट्री होती है। तो ये कहा है कॉमन लाइफ।
Where did Wordsworth first present his views on the nature and function of poetry? वर्ड्सवर्थ ने अपना व्यूज जो प्रेजेंट करे थे वो एडवर्टीजमेंट था, एडवर्टीजमेंट टू लिरिकल बैलेड्स, जिसमें उन्होंने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि पोइट्री जो है वो लिटरेरी जीनियस पर नहीं डिपेंड करती, पोइट्री मिलती है कॉमन ऑब्जेक्ट्स में, कॉमन ऑब्जेक्ट से ही पोइट्री जो है वो बनती है, पोइट्री की लैंग्वेज कॉमन होती है और पोइट्री जो है पोएट्स के खुद के अंदर पाई जाती है, ना कि लिटरेरी जीनियस में पोइट्री पाई जाती। तो ये उनके व्यूज़ जो उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किए थे, एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स में ये व्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं। आज बस इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ, 20 क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि एक छोटा सा जो है सेशन मैंने ये रखा है, बाकी बड़े सेशन के साथ कल आऊँगी। मिलते हैं कल, बाय बाय।